तो लास्ट क्लास जो हम लोगों ने की थी उसमें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो हम लोगों ने एकत्रित कर ली थी। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन क्या होता है ये तो मैं फर्स्ट क्लास में ही बता दिया गया था। उसके अलावा कितने प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं इस पे भी हमने काम कर लिया था। अब हम लोगों का बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो ये है कि तुम्हें ये समझना है पूरी प्रोसेस में, जितना अपनी बुक हमें रेस्ट्रिक्ट करती है, कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो अब अगर हम लोगों को एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा भी आगे जाना है तो उसके लिए तुम्हें पुरानी क्लास का रिकॉल मतलब होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जब भी हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन ऑब्वियस है कि सेलुलर लेवल में होती है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि सेल्स के अंदर में ऑक्सीजन जाती है, सेल्स के अंदर में हमारा खाना जाता है, फिर ऑक्सीजन और खाना आपस में रिएक्शन करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो अगर ऑक्सीजन सेल के अंदर है तो एक्चुअली आप लोगों का एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं सेल के अंदर में ऑक्सीजन है ही नहीं या फिर ऑक्सीजन की कमी है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को बॉडी जो सेलुलर लेवल पर जो रेस्पिरेशन करती है उस पर्टिकुलर रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना एयर तो होती है हमारी बॉडी के अंदर, बट उस एयर में या तो O2 होता ही नहीं है या फिर क्वांटिटी ऑफ O2 या तो बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर किसी जगह पे आग लग गई है तो आग लगी हुई एयर, उस रूम में अगर आग लग गई और उस एयर को तुम अगर इनहेल कर रहे हो तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर एयर में CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू O2 की क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसे में जब तुम इनहेल करोगे तो तुम्हारी जो बॉडी है वो बॉडी जो रेस्पिरेशन करेगी, दैट रेस्पिरेशन विल बी टर्म्ड एज व्हाट, आप लोगों का एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ज़रूरी है क्या एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब आग लग जाता है कमरे में तभी होती है? ऑब्वियसली नॉट। अगर तुम भाग रहे हो, तुम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम खेल रहे हो, या तुम बहुत रो रहे हो, या तुम हंस रहे हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पर तुम प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है, जब हम एयर अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो उस एयर के साथ ऑक्सीजन जाता है। बट अगर मान लेते हैं इन सारी सिचुएशन में तुम्हारी ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं है, तुम ठीक से इनहेल ही नहीं कर पा रहे हो, जितना तुम्हारे बॉडी में एयर जाना चाहिए उस एयर के साथ ऑक्सीजन जाना चाहिए, जब उतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी तक पहुंचेगी ही नहीं तो सोचो रेस्पिरेशन कैसे हो पाएगा प्रॉपर। तो इट मीन्स दैट कि कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हम लोग खुद रेस्पायर नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, और दूसरी बात खुद हमारी एयर में ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। अब एक्चुअली हमारा दिमाग कैसा चलता है कि नहीं यार, इंसान की बॉडी तो विदाउट ऑक्सीजन रह ही नहीं सकती, तो सो दैट बॉडी जो है हमारी ह्यूमन बॉडी या फिर जो एनिमल्स हैं, है ना, इन एनिमल्स के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो होता ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बात ट्रू है कि विदाउट ऑक्सीजन हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, बट फॉर फ्यू टाइम, कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ आवर्स के लिए हमारी बॉडी इस चीज़ को झेल सकती है, सस्टेन कर सकती है। हाँ, इस दौरान ऑब्वियस है कि तुम्हें कमजोरी फील होगी, बट ऑब्वियसली तुम सस्टेन उस चीज़ को कर सकते हो। तो होता है ऐसा है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी में भी होता है, ये बात याद रखना। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये सिर्फ कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिजम्स में होता होगा, ऐसा नहीं है। जो आप लोगों का ह्यूमन बॉडी है या फिर मैं अगर बात करूँ किसी भी एनिमल की, हर एनिमल के अंदर में एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसकी बॉडी में होता है। और दूसरी चीज़ ये कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन आप लोगों के क्या कहते हैं, जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट क्या होता है ये तुम में से सभी को पता है, इस ईस्ट के अंदर में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने अगेन जो बातचीत की थी वो ये की थी कि जब हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन करती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो साइट होती है, दैट साइट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उस साइट को हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बट जब हम लोगों की बॉडी के अंदर में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो साइट होती, मतलब सेल के अंदर वो जगह जहाँ पर रेस्पिरेशन होती होगी, वो एक्चुअली आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता, वो होता है आप लोगों का साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होती है, आप लोगों की रेस्पिरेशन होती है।
ठीक है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो कहाँ पर होता है आप लोगों के, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। इस पूरी प्रोसेस में होता क्या है, ये पूरी प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है कि जो भी खाना हम खाते हैं, प्रेफरेंशियली ग्लूकोज, मतलब इफ़ यू हैव ग्लूकोज, इफ़ यू हैव अमीनो एसिड्स, इफ़ यू हैव फैटी एसिड्स, सब कुछ आपके सेल के पास होता है। बट अगर सेल को ऑक्सीडेशन करना हो तो सेल सारे फूड मटेरियल का एक साथ ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट नहीं कर देता। ठीक है, सबसे पहले सेल के अंदर जितना भी ग्लूकोज मौजूद होगा पहले वो ऑक्सीडाइज होगा। ग्लूकोज के खत्म होने के बाद प्रोवलेट से अमीनो एसिड्स और फिर फैटी एसिड्स, जो भी एक ऑर्डर होगा वो मैं ऑर्डर पे बाद में बात करूंगी। बट एक ऑर्डर में डाइजेशन, या फिर कह सकते हैं एक ऑर्डर में आप लोगों का, सॉरी नॉट डाइजेशन, रेस्पिरेशन होता है। तो मैं मान के चलती हूँ कि सबसे पहले आप लोगों का जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज में पूरी दुनिया जानती है कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 6 कार्बन एटम्स होते हैं। नहीं पता है तो याद रखो। इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होता है। अब बिना ऑक्सीजन के ये ब्रेकडाउन हो रहा है। अब अगर मान लेते हैं आपकी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर रही होती तो भी ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ये ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आप लोगों के पायरूविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद ये जो पायरूविक एसिड होता है ये कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। अब लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि पायरूविक एसिड में ब्रेकडाउन होने के बाद आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन है कि आपके सेल के अंदर में ऑक्सीजन नहीं है, सारा गेम इसी चीज का होता है। अगर आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन है तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बट अगर आपके सेल के पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है तब ये रिएक्शन आपकी साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक है, और वहां पे आप लोगों को अगेन एनर्जी मिलती है। लेकिन बात यह है कि यहाँ से जो आपको एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी की जो क्वांटिटी होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, आपको यहाँ पे क्वांटिटी या फिर कह सकते हो अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ही क्या मिलती है, बोलो, कम मिलती है। ठीक है, और कितनी कम मिलती है ये तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ से हम लोगों को 28 एटीपी के बदले में सिर्फ और सिर्फ कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एनर्जी के, 2। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। बट फिर हम लोग आज एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में ऐसा खास क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि जब आप लोगों के पायरूविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है कंप्लीटली, तो कुछ तो बनता होगा। मतलब एनर्जी के अलावा और भी तो कुछ प्रोडक्ट बनते होंगे। बिल्कुल, एनर्जी के अलावा 2 आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ठीक है, उस पूरी प्रोसेस में कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो इस बात पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं यही एनएरोबिक रेस्पिरेशन आप लोगों के ईस्ट में हो रहा है। ठीक है, यही एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में हो रहा है, ईस्ट में। हिंदी भाषा में इसे कहते हैं खमीर। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें जलेबी बनानी है तो जलेबी का जो बैटर है उसको हम लोग खमीर, ईस्ट, उसको फर्मेंट करवाते हैं, है ना, ईस्ट का खमीर उठवाते हैं, दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तुम्हें ढोकला, इडली, डोसा ये सब बनाना है, अप्पे, तो इसके लिए हम लोग उस बैटर को क्या कराते हैं, फर्मेंट करवाते हैं। जो बियर बनती है उसमें भी हम लोग उसको फ्रूट्स को क्या करवाते हैं, फर्मेंट करवाते हैं, राइट। तो ऐसे केस में जब भी ये प्रोसेस फर्मेंटेशन होती है तो फर्मेंटेशन के केस में जो भी आपका पायरूविक एसिड है, ठीक है, पायरूविक एसिड से आपको लेस अमाउंट की एनर्जी मिलेगी, ये बात मैं जानती हूँ। बट उस लेस अमाउंट की एनर्जी के साथ आप लोगों को मिलता क्या है और क्या मिलता है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल 3 चीजें मिलती हैं। पहली चीज, एज यू नो, 2 टाइम्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी चीज, हम लोगों को एक वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका CO2। और तीसरी चीज जहाँ पे आपको मिलती है दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल आगे जाकर तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्या होता है, बट फिलहाल के लिए तुम्हें बस इतना याद रखना है कि C2H5OH इज नोन एज आप लोगों का इथेनॉल। ये टोटल 3 चीजें मिलती हैं अगर ये पर्टिकुलर एनएरोबिक रेस्पिरेशन आप लोगों के कहाँ पर हो रहा है, आप लोगों के किसी बैक्टीरिया में हो रहा है या फिर किसी ऐसे प्लांट में हो रहा है या फिर ऐसी प्रोसेस जहाँ पे फर्मेंटेशन हो रही है, वहां पर आप लोगों को क्या मिलता है, ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलता है वहां पे आप लोगों को, ये इथेनॉल।
तुमने इसको अपनी घर में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। फॉर एग्जाम्पल करके देखो, तुम्हें इडली बनानी है, तुमने क्या किया, उसका बैटर जो लिया, उस बैटर को आपने फर्मेंट करने के लिए रख दिया। अपन डब्बा वब्बा देखो बंद कर देते हैं, धूप में रख देते हैं उसको, है ना। अब डब्बा अगर ऊपर से क्लोज है तो ऑब्वियस है कि अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रहा होगा, तो बिना ऑक्सीजन के वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो ऑब्वियस है कि उसकी बॉडी के अंदर में, मतलब उस डब्बे के अंदर में क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है। वहाँ पे ऑब्वियस है इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। तो कुछ समय बाद अगर तुम उस डब्बे को खोलते हो तो तुम्हें देखना उस डब्बे के अंदर से एक थोड़ी सी खट्टी सी स्मेल आती है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ प्रोडक्ट हमारा सड़ रहा है। ऑब्वियसली अगर तुम उसको ज़्यादा क्वांटिटी देर के लिए रख दोगे तो बहुत ज़्यादा खट्टी स्मेल आने लगती है, बट हाँ एक थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी स्मेल आने लगती है। कभी घर में अगर इडली वगैरह बने तो इस चीज़ को कहना अपने जो भी घर में खाना बनाता है उस पर्सन को कि वो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करवाए, तो तुम ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। अच्छा, और जब तुम डब्बा खोलोगे तो तुम इवन ये भी ऑब्जर्व करते हो कि आपने जैसे अगर बैटर ऐसा रखा है उस डब्बे के अंदर, आप लोगों का बैटर मान लेते हैं डब्बा क्लोज करने से पहले ऐसा था, तो डब्बा क्लोज करने के बाद वो जो बैटर होता है ना ऐसा फूल जाता है, ये ऐसा फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि उस बैटर के अंदर में जो CO2 गैस है वो ट्रैप हो जाती है, और जब CO2 गैस ट्रैप हो जाती है तो उसी की वजह से आप लोगों के जो ये ढोकला इडली जैसे प्रोडक्ट्स हैं ये मतलब फ्लफी से बनते हैं, सॉफ्ट से बनते हैं। तो ये होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसके केस में? ईस्ट के केस में। बट हम खुद तो ईस्ट नहीं है ना, हम तो ह्यूमन बीन है। डॉग एक ह्यूमन बीन है, लायन एक ह्यूमन मतलब एक एनिमल है, नॉट ह्यूमन बीन, एक एनिमल्स है। तो इस पूरे इसमें जो तुम्हारी बॉडी है, क्या इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा क्या? तो ऑब्वियस है कि जो हायर एनिमल्स होते हैं, ये हायर एनिमल्स के केस में भी आप लोगों का एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बट फर्क इतना है कि एनिमल्स यानी कि हायर एनिमल्स के केस में अगर तुम ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हो तो वहाँ पे आपको ये वाले प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। जो प्रोडक्ट आपको ईस्ट के केस में मिल रहा है ना, ये प्रोडक्ट आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं मिलता। हाँ, ये बात फैक्ट है कि वहाँ पर हमको भी 2 टाइम्स ही मतलब 2 ही मॉलिक्यूल मिलेंगे ATP के, बट CO2 वहाँ पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं प्रोड्यूस होती। और सबसे ज़रूरी चीज़, वहाँ पे इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं होता है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है आप लोगों का लैक्टिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ये लैक्टिक एसिड के बारे में ही हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअली चर्चा करनी है। अब देखो, ये लैक्टिक एसिड क्या हमारी बॉडी में अगर प्रोड्यूस हुआ तो मतलब क्या ये एक बाय प्रोडक्ट, मतलब क्या इसे वेस्ट प्रोडक्ट के जैसे कंसिडर करें कि इसको हम अपनी बॉडी में अच्छा माने कि इसको हमारी बॉडी में बुरा माने? क्या है ये लैक्टिक एसिड? तो देखो, होता ऐसा है कि जब भी हम कोई भी विगरस एक्सरसाइज करते हैं या फिर झगड़ा करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, या ऐसी कोई भी सिचुएशन, या डर जाते हैं, जब हम लोग प्रॉपरली इनहेल नहीं कर रहे हैं एयर को, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो तुम्हारे सेल्स ऑब्वियस है कि एरोबिक रेस्पिरेशन तो करेंगे नहीं, तुम्हारे सेल्स को मजबूरीवश एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। तो जब तुम्हारी बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अब ऑब्वियस है कि बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में तो होता नहीं, थ्रू आउट द बॉडी ये काम होता है। तो जिस भी जगह पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा वहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ATP मॉलिक्यूल के अलावा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आपके ईस्ट के केस में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, वैसे ही जिसकी आप खट्टी खट्टी सी स्मेल को मतलब फील कर सकते हो, अपनी नोज के वाया स्मेल कर सकते हो, वैसे ही तुम्हारी एनिमल बॉडी के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? लैक्टिक एसिड वहाँ पे क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। जिस जगह पर भी लैक्टिक एसिड, जहाँ पे भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा वहाँ पर, तो जिस भी जगह पर, जिस भी सेल पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है वहाँ पे लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है? प्रोड्यूस हो जाता है। अब जो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, क्या ये हम लोगों के लिए कोई फायदेमंद चीज़ है क्या? तो देखो, ये हम लोगों के लिए कोई फायदेमंद चीज़ नहीं है, बट अगर ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ और प्रोड्यूस होने के बाद अगर ये लैक्टिक एसिड आप लोगों के सेल्स में जमा हो जाता है, ठीक है, तो एक्यूमुलेट होगा ना कहीं तो जिस भी जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है लैक्टिक एसिड, इसके एक्यूमुलेट होने की वजह से आपको आपकी बॉडी में क्या फील होते हैं? क्रैम्प्स फील होते हैं। क्रैम्प्स मतलब दर्द।
मान लेते हैं अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने बहुत महीनों के बाद बैडमिंटन खेला था, तो जो मेरा हाथ था वो पूरा दुखने लगा था, जॉइंट्स, मतलब ऑब्वियस है कि उसमें आपके हाथों का मोशन इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस की आदत नहीं थी ना, वो दुखने लगा था। क्यों दुखने लगा था? मैंने ऐसा कोई दर्द, मेरे कोई मारपीट तो हुई नहीं, वो इसीलिए क्योंकि उस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ और लैक्टिक एसिड की वजह से हमें दर्द होने लगता है, दैट इज नोन एज क्रैम्प्स। तो ये क्रैम्प्स हमारी बॉडी में क्यों आते हैं? ये इसीलिए आते हैं क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ऐसे में तो फिर लैक्टिक एसिड की वजह से हमें दर्द होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। मुझे अभी भी दर्द होना चाहिए, तो क्या ये दर्द मुझे अभी भी हो रहा है क्या? नहीं, मैं अभी ठीक हो गई हूँ। क्यों? कैसे ठीक हुआ? तो बेसिकली ये होता है कि लैक्टिक एसिड भले ही आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, बट इसका जो एक्यूमुलेशन होता है ये एक्यूमुलेशन टेम्पररी है, ये परमानेंटली तुम्हारी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता है। ठीक है, ये परमानेंटली तुम्हारी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता है, ये टेम्पररी तुम्हारी बॉडी के अंदर मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी में टेम्पररी ये एक्यूमुलेट हो जाता है। अच्छा, अब हमें मतलब इस क्रैम्प से रिलीफ हमें कैसे मिलेगा? अगर कोई बोलेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द से मुझे रिलीफ कैसे मिलेगा, है ना, मुझे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, मुझे ठीक मैं कैसे होऊंगा? तो देखो, क्रैम्प्स आपके हुए क्यों, पहले तो आपको उसका जो मेन रूट कॉज है आपको वो समझना पड़ेगा। तो क्रैम्प्स होने का देखो एक ही रीजन था, जब हमारे मसल्स एरोबिक तरीके से रिस्पायर नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से आप लोगों की बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ। यानी कि बेसिकली क्रैम्प्स के होने का एक ही रीजन होता है, वो ये कि प्रॉपर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बॉडी में नहीं होना। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं अगर तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन तुम्हारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए, तो ऑटोमेटिकली क्रैम्प्स ठीक हो जाएंगे। सही कह रही हूं मैं? बट ये ऑक्सीजन का सर्कुलेशन आएगा कैसे? जब आप मस्ती करके, खेल कर, एक्सरसाइज करके, डर कर, रो कर, हंसकर खत्म हो जाओगे, जब तुम नॉर्मली बैठोगे तो नॉर्मल तरीके से तुम रेस्पायर करोगे, मतलब नॉर्मल तरीके से तुम ब्रीथिंग करोगे। तो जब तुम नॉर्मल तरीके से ब्रीथिंग करोगे और धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल सामान्य होगा, तो अपने आप क्रैम्प्स ठीक हो जाएंगे। बट अगर कोई इंसान ऐसा है कि उसको क्रैम्प्स को इमीडिएटली, या फिर मैं ये कह सकती हूँ जल्दी ठीक करवाना है, तो वो कैसे होगा? बताओ, आपके क्रैम्प्स जल्दी ठीक कैसे होंगे? तो आप उसमें क्या करो, हॉट वाटर बाथ ले लो, मतलब आप गर्म पानी से या तो नहा लो या फिर आप ऑयल से थ्रू मसाज ले लो। तो जब आप मसाज ले लेते हो या फिर जब आप नहा लेते हो गर्म पानी से, तो ये दोनों ही सिचुएशंस आपकी बॉडी में क्या करती हैं बताओ? जो O2 का लेवल होता है, ठीक है, O2 का लेवल ये क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। कैसे इंक्रीज करता है O2 का लेवल? सिंस अभी हाँ, ये कैसे इंक्रीज होता है? O2 के लेवल को इस तरीके से इंक्रीज करती हैं कि जब हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर हम लोग जब मसाज करते हैं, तो हमारा जो ब्लड होता है, बॉडी में हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ये ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मतलब ज़्यादा तेजी से, ज़्यादा एफिशिएंटली हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। और तुम्हारी बॉडी में जो खाना, पानी, वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन, इन सब का जो सप्लायर है वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा ब्लड है। तो बेसिकली जब तुम्हारी बॉडी से ब्लड फ्लो होता है तो क्या हो रहा है? तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है। तो हॉट वाटर बाथ या फिर आप लोगों का मसाज एक तरीके से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बोलो वो क्या हो जाती है? आप लोगों की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, खत्म। बस यही था पूरा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, इतनी सी कहानी। इससे बस दो ही टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि ईस्ट अगर हो रहा है ईस्ट में तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर एनिमल बॉडी में हो रहा है, मसल्स में हो रहा है, तो आप लोगों के क्या प्रोडक्ट बनेगा। बस ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको पूरे प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। और हाँ, ये भी याद रखना रहता है कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। फिर लैक्टिक एसिड के क्या नुकसान है, ये आपको जो मैंने अभी बताया, ये टॉपिक पूछा जा सकता है। अब इस पूरे टॉपिक के खत्म होने के बाद आप लोगों को एक और चीज पूछी जा सकती है बेसिकली, कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और अगर मान लेते हैं एक तरफ आप लोगों का एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो दोनों में से, दोनों रेस्पिरेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो देखो, जो सबसे पहला
पॉइंट ऑफ डिफरेंस है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वो ये कि एरोबिक रेस्पिरेशन आप लोगों की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और जो दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मतलब एनएरोबिक में वो ये कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन आप लोगों के एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जो भी आपने फूड खाया है उस पर्टिकुलर फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। और लेकिन अगर आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हो तो ऑब्वियस है कि आप लोगों का जो ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट मॉलिक्यूल ग्लूकोज वहां पे टूट नहीं पाता। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज यहाँ पे तुम्हें ये पता होनी चाहिए एंड प्रोडक्ट। तो जब हम आप लोगों का एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन करते वक्त जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है आप लोगों का CO2 और H2O। लेकिन जब हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो एंड प्रोडक्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप बेसिकली वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करवा कहाँ रहे हो। ईस्ट के केस में अलग बनता है, मसल्स के केस में अलग हो जाता है। वैसे मैं तुम लोगों को ऑलरेडी एरोबिक और एनएरोबिक का जो डिफरेंस बिटवीन है उसका प्रॉपर आंसर ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ, बट स्टिल मैंने सोचा कि एक बार बता देते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको एंड में 38 ATP के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको एंड में सिर्फ और सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ये आपकी चीज थी। ठीक है। पांचवा ये आपका कि यहाँ पे जो साइट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की वो फाइनल साइट क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे जो आपकी साइट होती है दैट इज साइट इज नथिंग बट आप लोगों का वर्ड साइटोप्लाज्म। ये इस तरीके से सिचुएशन चलती है। बस डन। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेस्पिरेशन को लेकर जो बेसिक जानकारी थी वो हम लोगों की यहाँ खत्म होती है। जिस तरीके से हमने डाइजेशन वाला पार्ट जो था, न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट था वो एनिमल्स के लिए भी पढ़ा था और हम लोगों ने वही सेम पार्ट ह्यूमन बींग्स के लिए भी पढ़ा था। वही एनिमल्स में हमने सिर्फ अमीबा लिया था, वही सेम चीज हमने प्लांट्स के लिए भी पढ़ी थी। तो हमको भी यहाँ पे वही करना है। हमारा जो रेस्पिरेशन टॉपिक है ये 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहला, प्लांट्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक ये रहेगा एनिमल्स किस तरीके से रेस्पायर करते हैं। अब एनिमल्स में भी हम लोग स्पेसिफिकली जिस तरीके से न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या लिया था, आप लोगों का अमीबा को लिया था ना। अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, याद करो वो बताया था पूरा 3 होता है, किस तरीके से डाइजेस्ट करता है, एक वैक्यूल क्रिएट करता है, टेम्पररी स्टमक उसका। उसी तरीके से हम लोग अमीबा में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये देखेंगे। बट यहाँ पे अमीबा के अलावा 1-2 ऑर्गन्स मतलब 1-2 ऑर्गेनिजम्स और हम लोग देख लेंगे ऊपर से, ज्यादा डिटेल में तो नहीं, ऑब्वियस है। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा पार्ट जो आएगा जो हमें मेन पढ़ना है वो भी डिटेल में काफी मतलब 10th लेवल की डिटेल तक कि ह्यूमन बीइंग्स में यानी कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, फिर हमारा ये टॉपिक आएगा। जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि हमारे अंदर डाइजेशन कैसे होता है, उसके लिए पहले हमने एक ऑर्गन्स को पढ़ा था, एक ऑर्गन्स को समझा था, फिर उसकी प्रोसेस समझी थी, स्टेप समझे थे। तो यही पूरी प्रोसेस हमको रिपीट करनी है। ठीक है। तो ये अच्छा खासा चैप्टर काफी लंबा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, बट एक काफी हद तक देखोगे तो अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने रेस्पिरेशन स्टार्ट करा है, रेस्पिरेशन खत्म करेंगे जो कम से कम 1 वीक तो लेगा ही लेगा, क्योंकि हम लोग अपनी स्लो पेस में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा हमारा कोई तो चल नहीं रहा है कि अरे बायोलॉजी हमारा दिन में 1-1.5 घंटा होना चाहिए। अगर वैसा करूंगी तो मैं तो चैप्टर फटाफट खत्म हो जाएगा 1-1.5 हफ्ते में। बट हम इसको स्लोली कवर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि एक टॉपिक को शॉर्ट में लेते हुए। ठीक है। तो इसीलिए ऐसे में टाइम लगेगा, बट अल्टीमेटली मैथ्स भी तुम्हारा साथ साथ में चल ही रहा है, तो पेपर उतना प्रेशर नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको ओवर करते हैं। आज का जो तुम्हारा काम रहेगा नोट्स का वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वो तुम्हें अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है। लेकिन इस चीज को अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना अगर चाहो तो, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर वाली चीज तो तुम्हें मेंटेन करनी ही है। मैं फाइनली जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब नोट्स कॉपी मंगाऊंगी, तब तुम्हारे पास वो चीज होनी चाहिए। ठीक है। ओके, तो फिलहाल अभी इसको यहाँ ओवर करते हैं।